आप जाति पाति में उलझे रहे और उधर आपके पूरे गांव पे कोई कब्जा करके चले जाएगा। दोस्तों, बिहार का एक गांव है गोविंदपुर, और वहां के सारे गांव के जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा बता दिया है। सारे गांव के लोग परेशान हो गए और जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि लगभग 100 सालों से वो लोग वहां रह रहे हैं। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड कहता है कि वो जमीन उसकी है। ऐसे एक उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर वक्फ बोर्ड ने लोगों के जमीन पर अपना अधिकार बता दिया। आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या और इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है? दोस्तों, वक्फ बोर्ड जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। इसी वक्फ बोर्ड को कभी अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन भारत में फोड़ो और राज करो की राजनीति में वक्फ बोर्ड को प्रोटेक्शन दिया ब्रिटिश सरकार ने। लेकिन वक्फ बोर्ड आज़ादी के बाद बहुत ताकतवर हो गया और ताकतवर बनाई हमारी सरकार ने। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वक्फ बोर्ड बिल जो संसद में पेश किया गया है उसका आखिरी में होगा क्या मोदी सरकार इतनी ताकतवर है कि इस बिल को जैसा का वैसा पास करवा लेंगी, या इस बिल में बहुत सारे संशोधन होंगे और उसके बाद पास होगा? आखिर विवाद क्या है? इन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, वक्फ बोर्ड का थंबनेल आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है और क्या होगा, क्या ही हो जाएगा वक्फ बोर्ड का, मैं ऐसा कहने वाला हूं। क्योंकि अभी जो QR कोड की लड़ाई पूरे देश में चल रही है उसमें हिंदू लोग पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि उस QR कोड से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने किसी भी प्रकार का QR कोड नहीं शेयर किया है। यह सिर्फ एक भुलावा है जिसे लोग खेल रहे हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जो दान में दी गई जमीनों का रखरखाव करता है। पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत में जमींदारी तो खत्म हो गई, पर पैदा हो गया एक मजहबी जमींदार। जिस मजहबी जमींदार को बोलते हैं हम वक्फ बोर्ड। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है, तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक। पहला रेलवे, सेकेंड सेना एंड थर्ड लार्जेस्ट है वक्फ बोर्ड, जिसके पास लगभग 8.51 लाख संपत्तियां पंजीकृत है। इसके पास इतनी जमीन है कि दिल्ली को 3 बार बनाया जा सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वक्फ बोर्ड कितना ताकतवर है। बात यह आती है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति आई कहां से, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ाद होने के बाद जो मुस्लिम भाई यहां से पाकिस्तान चले गए, उनकी सारी की सारी यहां बची हुई संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी गई और उसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का हो गया। एक्चुअल में वक्फ बोर्ड होता क्या है? तो वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करता है। जैसे इस्लाम मजहब मानने वाले अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को जकात में देते हैं, तब वो संपत्ति वक्फ की कहलाती है। जकात दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता। इसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड को दी जाती है। मतलब ये कि अगर आपने दान में दी हुई संपत्ति है तो वो संपत्ति का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का हो जाता है। और एक बार जिस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड को जमीन दान में दे दी, उसके बाद उस जमीन पे उसके कोई अधिकार नहीं होते। सारे अधिकार वक्फ बोर्ड के पास चले जाते हैं। फिर उसे बेचना हो, खरीदना हो, या किराए पर देना हो, या उसे किसी के नाम पे ट्रांसफर करना हो, ये सारे पावर्स मिल जाते हैं वक्फ बोर्ड को। अब बात आती है कि वक्फ बोर्ड को ये पावर्स दिए किसने? दोस्तों, तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए, कुछ मुस्लिम्स यहाँ रह गए, और तब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल जी नेहरू। और इन्होंने 1954 में एक एक्ट बनाया जिसे हम वक्फ एक्ट के नाम से जानते हैं, और वक्फ बोर्ड बना दिए गए। इतना ही नहीं, तो 1954 में वक्फ एक्ट आया, वक्फ बोर्ड बनाया गया। 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद बनाई गई, जो परिषद सारे वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल रखती है। वक्फ बोर्ड, हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है और उस वक्फ बोर्ड पे कंट्रोल रखने का काम है केंद्रीय वक्फ परिषद का। लेकिन ऐसे कितने बोर्ड है हमारे देश में? तो ऐसे हमारे देश में 30 वक्फ बोर्ड है दोस्तों, 30। अब आप कहेंगे कि राज्य तो 28 है, वक्फ बोर्ड 30 ही है, और इस 30 में भी 2 प्रकार के डिवाइडेशन है। ये मुस्लिम लोग इतने टूटे हुए हैं कि इन्हीं के धर्म में कई धर्म अलग अलग हो चुके हैं। इसमें 2 प्रकार के धड़े पाए जाते हैं। एक धड़ा है सुन्नी मुस्लिमों का और एक धड़ा है शिया मुस्लिमों का, और इन दोनों ने अपने अपने वक्फ बोर्ड बना के रखे हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड एंड शिया वक्फ बोर्ड। अब विवाद की बात यह है कि
राज्यों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जांच के लिए राज्य सरकार जांच के आदेश भी दे चुकी है। ये यूपी की बात है। यूपी की घटना ये है कि वहां पर यूपी सरकार ने वक्फ बोर्ड के जांच के आदेश दिए हुए हैं, है ना। वक्फ के नाम से भारतीय संविधान में एक भी शब्द नहीं है। हमारे संविधान में कहीं पर भी वक्फ का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन 1995 में, 64 के बाद 1995 में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने वक्फ बोर्ड को अतिरिक्त अधिकार दे दिए, अनियमित अधिकार दे दिए। और इस प्रकार का कोई अधिकार देने का संविधान में प्रावधान नहीं था। लेकिन 1995 में वक्फ एक्ट बनाया गया और सिर्फ मुस्लिमों के लिए बना दिया। बताइए आप, उसमें यह है कि अब जो वक्फ बोर्ड होता है उसमें एक मुस्लिम विधायक होता है, एक एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक वकील होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है, वो भी मुस्लिम ही होता है, एक स्कॉलर होता है, मुस्लिम बुद्धिजीवी होता है, एक टाउन प्लानर होता है और एक मुतवल्ली होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। और इन सारे लोगों का जो खर्च है वो हमारी गवर्नमेंट करती है दोस्तों। अब हमारे संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि सरकार किसी भी प्रकार का कर का दोहन इसीलिए नहीं करेंगी कि उस टैक्स का इस्तेमाल किसी दूसरे धर्म को प्रमोट करने के लिए लगाया जाए। तो क्या यहाँ पे 27 आर्टिकल का उल्लंघन नहीं हो रहा है? अगर राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का पेमेंट दे रही है, वक्फ बोर्ड का सारा खर्चा उठा रही है, तो ये जो पैसा राज्य सरकार दे रही है वो हमारे जेब से गया हुआ पैसा है, हिंदुओं के जेब से गया हुआ पैसा है। तो कहीं ना कहीं 27 आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर हमारे बुद्धिजीवी दोस्त शांत बैठे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कसम खाई है ना हिंदुओं को बदनाम करने की। अब देखा जाए तो लोकतांत्रिक देश में वक्फ के क्या मायने हैं दोस्तों। अब वक्फ को पावर कैसे दी? हम कुछ 2-3 बातों पे बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि अभी जो संशोधन बिल लाया गया है इसमें लगभग 40 प्रकार के संशोधन होने वाले हैं। कितने प्रकार के? 40 प्रकार के संशोधन होने वाले हैं। मुख्य विवाद का जो मुद्दा है वो विवाद का मुद्दा ऐसा है कि वक्फ अगर किसी भूमि पर अपना अधिकार बताता है, वक्फ अगर किसी भूमि पर अपना अधिकार बताता है तो वो भूमि के मालिक की जिम्मेदारी है कि वो यह साबित करे कि वो भूमि उसकी है। ये जिम्मेदारी वक्फ की नहीं है। और उस मालिक को, उस जमीन के मालिक को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है दोस्तों, उसको जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में और ये ट्रिब्यूनल का जो रिजल्ट आएगा वो उसको मानना पड़ेगा। ऐसे 14 ट्रिब्यूनल हमारे देश में है और उस जमीन के मालिक को अगर वो हिंदू है, गैर इस्लामी है, तो उसे ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अच्छा, ट्रिब्यूनल में जो कोर्ट के जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं दोस्तों, और वो लोग डिसाइड करेंगे कि संबंधित जमीन उस व्यक्ति की है या नहीं। और ट्रिब्यूनल जो रिजल्ट देगा वो संबंधित व्यक्ति को मानना पड़ेगा, भले उसे अपने जमीन से हाथ धोना पड़े। अब सोचिए, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे वक्फ एक्ट में यह प्रावधान दिया गया है 85 नंबर के आर्टिकल में कि अगर ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया डिसीजन संबंधित व्यक्ति को मान्य नहीं भी है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। और इसी मुद्दे को हमारी सरकार बदलना चाहती है। हमारी सरकार ये चाहती है कि वक्फ किसी भी जमीन को अगर ये कहे कि वो जमीन उसकी है तो इसका सत्यापन किया जाएगा, इसको वेरीफाई किया जाएगा। और ये सत्यापन कौन करेगा? तो डिस्ट्रिक्ट डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेगा, मतलब कलेक्टर को पावर दिए जाएंगे कि वो सत्यापन करे कि जो संबंधित जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा बता रही है वो जमीन उसकी है या नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष भिड़ा हुआ है कि बीजेपी गवर्नमेंट मुस्लिमों का अधिकार छीनना चाहती है, मुस्लिमों की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। ये सत्ता में बैठने के लिए लालची भेड़िए बैठे हैं, इनकी एक ही इच्छा है कि हम सत्ता में कैसे भी करके आए, फिर इसके लिए हमें हिंदुओं का मुंह क्यों ना पोंछना पड़े। बस इनकी मानसिकता इतनी ही नजर आती है दोस्तों। आप फिर अखिलेश यादव को ले लीजिए, आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, या आप कोई भी विपक्ष के नेता को ले लीजिए जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। अब ये मुद्दा गलत नहीं है ना किसी। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा बता रहा है और आपको कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तत्कालीन सरकार चाहती है कि इसमें संशोधन किया जाए और वक्फ जब किसी जमीन पर अपना हक बताए तो उसका सत्यापन हो। सरकार चाहती है कि जो स्टेट बोर्ड होता है, स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, उसमें 2 महिला सदस्यों को लिया जाए, 2 महिला सदस्यों को लिया जाए। इसमें जो सरकार का प्रतिनिधि होगा वो जरूरी नहीं कि मुस्लिम हो, इसमें गैर मुस्लिमों को भी एंट्री दी जाए, गैर मुस्लिमों को भी एंट्री दी जाए, क्योंकि हमारा देश तो लोग धर्मनिरपेक्ष देश है। फिर इस प्रकार का बोर्ड बनाने के क्या मायने हो जाते हैं? जब आप सरकार को किसी प्रकार का मस्जिदों से, मदरसों से टैक्स नहीं देते तो आप सरकार के टैक्स पे जी कैसे सकते हैं? भारत के मंदिरों को जो सारा पैसा है वो गवर्नमेंट को देना होता है, तो मुस्लिमों के ऊपर क्यों इतनी छूट दी गई है? इसका जवाब
भूतकालीन सरकार को देना चाहिए कि उन्होंने क्यों तुष्टीकरण की नीति अपनाई और मुस्लिमों को इतना सपोर्ट क्यों किया। तो इस प्रकार के मुद्दे बने हुए हैं जो विवाद का विषय है। अब सबसे बड़ा विवाद का विषय यह है कि समझो अब इतना बड़ा बिल लाया गया, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार 2.3 में एक 0.3 में एक प्रॉब्लम है दोस्तों। ये प्रॉब्लम ये है कि ये सरकार कमजोर है। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार कमजोर है क्योंकि सरकार के पास मात्र 244 सीटें हैं और इसीलिए जब बिल राज्यसभा में मंडाया गया तो यह बिल राज्यसभा से पास नहीं हुआ। अब ये लोकसभा में मंडाया गया, लेकिन लोकसभा में भी हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि उसे जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजना पड़ा। अब इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में हर पार्टी के लोग होंगे और वो अपने अपने विचार रखेंगे। अब ये जो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं ये सत्ता के लालची है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि हम मुस्लिमों के लिए कुछ अच्छा करें ताकि मुस्लिम वोटर्स हमें वोट दें, और बस इसीलिए यहां पर क्या होगा, अभी जेपीसी कमेटी में इसके ऊपर पूरा विरोध होगा। और जो मुख्य मुद्दा है कि जो पावर्स दिए हुए हैं वक्फ बोर्ड को, उसको कम करने के जो प्रावधान किए गए हैं उसका विरोध ये लोग जेपीसी कमेटी में करेंगे। और जेपीसी कमेटी जो निर्णय लेगा उसके ऊपर अब वो संशोधन बिल पारित किया जाएगा। वो लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा पहुंचेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन 40 संशोधनों को सरकार करना चाहती है क्या वो पूरे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम अच्छे से देखें तो ये 40 संशोधन 100% पूरे नहीं होंगे क्योंकि सरकार बहुमत में नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ रहा है और इसीलिए ये वक्फ बोर्ड जो बिल लाया गया है, संशोधन बिल, ये कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है दोस्तों। ये तो आने वाला कल ही बताएगा कि वक्फ बोर्ड में जो 40 संशोधन किए बताए गए हैं वो होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन एक संशोधन होना बहुत जरूरी है और वो है कि वक्फ बोर्ड को जो अतिरिक्त पावर दिए हुए हैं किसी की भी जमीन को अपना बताने की, ये उससे लिए जाए और वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में दिए गए रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के अधिकार लोगों को दिए जाए। अगर इतना भी हो जाता है तो वक्फ बोर्ड कहीं तो भी इतनी असीमित शक्ति का अधिकारी नहीं होगा। अभी हाल ही में कर्नाटक के एक व्यक्ति ने, एमएलए ने एक स्टेटमेंट दिया कि 27,000 एकड़ जमीन कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के पास है, हम चाहे तो सरकार को कर्जा दे सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि वक्फ बोर्ड कितना पावरफुल है और इसका खत्म होना कितना जरूरी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।